नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि लास्ट संडे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके हमें पढ़ना है। एक कंपनी शासन जो कि 1773 से लेकर 1858 के बीच में आए हुए सभी इम्पोर्टेंट एक्ट्स के बारे में जिसमें हम पढ़ने वाले थे, और एक क्राउन शासन जिसे हम क्राउन रूल के नाम से भी जानते हैं, 1858 से स्टार्ट होकर 1947 तक इसमें आने वाले इम्पोर्टेंट एक्ट्स के बारे में हम जानने वाले थे। अब चलिए आज हम लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम एक एक एक्ट को धीरे धीरे वन बाय वन हर एक वीडियो में हम समझेंगे सारे चीज़ों को, और बाकायदा इसे हम हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझेंगे। ये हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं आपके एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से। इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए गए हैं जो कि मैंने खुद बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो देखिए, सबसे पहली बात कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की शुरुआत क्यों की गई। इसका शुरुआत इसलिए किया गया ताकि सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि कंपनी के मामलों पर नियंत्रण व उसे रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू किया, शुरू किया। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता दी गई। प्रशासनिक कार्य वह थे जिसमें कानून तथा योजना को लागू करने हेतु जो है कंपनी काम करती थी, तथा राजनैतिक कार्य वह थे जिसमें कानून तथा योजनाओं का निर्माण होता था। यह जो एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्य जो थे, काम जो थे, वो अलग अलग किए गए, जिसे प्रशासनिक और राजनैतिक इन दो पार्ट्स में बांटा गया। जिसमें प्रशासनिक का मैंने बताया आपको कि कानून तथा योजना लागू करना, जो कानून तथा योजनाएं राजनैतिक कार्यों के द्वारा निर्मित किया जाता था। इसका थर्ड पॉइंट आ जाता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू जो है भारत में केंद्रीय प्रशासन मींस की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई थी। अब इस एक्ट की विशेषताएं क्या हैं, तो चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कि बंगाल का गवर्नर जो था, इस एक्ट के थ्रू बंगाल के जो गवर्नर थे, इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में परिवर्तित किया गया, ट्रांसफर किया गया। मतलब बंगाल के जो गवर्नर थे वह अब बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाएंगे, और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने वर्क किया था। अब यह जो लॉर्ड गवर्नर जनरल का पद निर्मित किया गया था, इनकी कार्यकारी परिषद बनाई गई इनकी सहायता करने के लिए, जिसमें कुल 4 सदस्यों को सम्मिलित किया गया। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे व मद्रास जो थे, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, वो अब बंगाल के अधीन हो चुके थे। मतलब कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में रह करके उन्हें सारे वर्क करने थे। इसके पहले यह जो है, इस एक्ट के पहले पूर्व ये लोग, इनके जो पावर थे, इनके जो वर्क थे, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंस थे, स्वतंत्र थे। ये अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी चाहते वैसे काम कर सकते थे। लेकिन अब इन्हें वही काम करना होगा जो बंगाल के गवर्नर जनरल आदेश देंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में, जो कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में। इसमें एक सीजे मतलब कि चीफ जस्टिस तथा उनकी सहायता के लिए 3 जज को नियुक्त किया गया। सबसे पहले ब्रिटिश शासन के भारत के चीफ जस्टिस जो थे वह थे सर एलिजा एम्पे, तथा इनके जो हेल्प के लिए 3 अन्य सॉरी दोस्तों, 3 अन्य जज हैं, वो हैं लेमेस्टर, चैम्बर्स व हाइड। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर संडे शाम
7:30 बजे जो है एक पॉलिटी के वीडियो की सीरीज के हर एक वीडियोस लाएंगे, ताकि हर संडे शाम 7:30 बजे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी स्टडी लगातार चलती रहे। देखिए ये वीडियो आपके RO UPPCS और साथ ही साथ रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस एक्ट का फोर्थ विशेषता ये है कि एक कंपनी के जो कर्मचारी थे, देखिए वो भारतीयों से पहले उपहार लेते थे, निजी व्यापार भी करते रहते थे और रिश्वत वगैरह लेते रहते थे और जा करके फिर उसे ब्रिटेन में यूटिलाइज करते थे, तो जिससे वहाँ के लोगों के अंदर एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन पैदा होने लगा कि जो है भाई ये वहाँ पे जाके वर्क करते हैं और जो है उपहार लेकर आते हैं, महंगे महंगे उपहार लेकर जाते थे, कीमती उपहार लेकर जाते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने इस एक कार्य पर ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई अब आप भारतीयों से कोई उपहार नहीं ले सकते, ना ही किसी प्रकार का कोई निजी व्यापार कर सकते हैं, ना ही किसी प्रकार की कोई रिश्वत ले सकते हैं। इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हुआ, जिसमें जो यह कार्य देखती थी कि भारत में सैन्य, राजस्व तथा नागरिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देता था। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी गठन किया गया, जो यह देखेगा कि भारत में सेना का कार्य कैसा चल रहा है, राजस्व के क्या मामले हैं और साथ ही साथ नागरिकों के सिविल प्रॉब्लम्स की जो भी जानकारी है वो सारी फैक्ट्स जो है ब्रिटिश सरकार को देना, ये इनका काम था। इसके बाद एक्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखिए 73 के बाद 1781 में एक एक्ट आता है जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। इसे हम अमेंडमेंट एक्ट या फिर अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। मीन्स कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रही हैं उन कमियों को सुधारने के लिए ये एक्ट लाया गया है। इस एक्ट के क्या फीचर्स रहे हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार था उसमें कुछ छूट दी गई, जैसे कुछ आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्य, जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, वो अगर अपनी कैपेसिटी, अपने पावर के अंदर रह कर के कोई डिसीजन लेते हैं, कोई रूल बनाते हैं या फिर किसी तरीके की लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। या उन गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा ऐसा कोई भी काम जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसमें अगर कोई डिसीजन या कोई वर्क करते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी। कंपनी के कर्मचारी हैं, अगर वो अपने दायरे में रहकर, अपने कैपेसिटी में रहकर, अपने पावर के अंडर में रहकर कोई काम करते हैं तो वो उसमें भी इंटरफेयर नहीं करेगी। साथ ही साथ राजस्व मामलों में वह दखलंदाजी नहीं देगी। राजस्व संग्रहण के मामलों में भी जो है सुप्रीम कोर्ट कभी इंटरफेयर नहीं करेगी परिषद का और ना ही गवर्नर जनरल का। इसके बाद आता है कि ये जो एक्ट है कलकत्ता के लोगों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण बनाने के लिए लाया गया। क्योंकि वहाँ पे उस समय हिंदू मुस्लिम पर उतना ईस्ट इंडिया कंपनी का उतना पूर्ण नियंत्रण नहीं था, पूर्ण कंट्रोल नहीं था। तो उस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए जो है कलकत्ता के लोगों के ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। अब इसमें होता क्या है कि हिंदू और मुस्लिम इन दोनों लोगों के लिए कुछ लॉज लाए गए। जैसे हिंदू लोगों के लिए हिंदू धर्म के लोगों के कोई भी मामले होते थे तो सुप्रीम कोर्ट में हिंदू लॉ के तहत मामले को संज्ञान में लिया जाता था या फिर उस पर जो भी उनके जस्टिस होती थी दी जाती थी। और मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग लॉ लाया गया जिसे हम मोहम्मडन लॉ कहते हैं, मोहम्मडन कानून कहते हैं। उसके तहत जो है ये लोग जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में न्याय करते थे। अब इसके बाद फिर आगे का पॉइंट हम अब यहाँ देखिए ये क्या है कि प्रांतीय न्यायालय से अपील
कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द्वारा मीन्स कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है और वह जो है अपनी बात को रखना चाहता है तो डायरेक्ट आप क्या करते हो, सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चले जाते हो, उसके लिए आप फिर जो है हाई कोर्ट जाते हो जो आपके स्टेट में होता है। तो ठीक उसी प्रकार सबसे पहले आप अपने लोकल लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करते थे लोग अपने प्रॉब्लम्स को, लेकिन अगर वहाँ सॉल्व नहीं होता था तो फिर जाते थे प्रांतीय न्यायालय से अपील करते थे, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता था वहाँ पे वो न्याय देते थे। लेकिन अगर किसी को उनके जस्टिस से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, किसी को लगता है नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता था। गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो थे वह नियम बनाते थे किसके लिए, प्रांतीय न्यायालय के लिए। यहाँ पे गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी वो प्रांतीय न्यायालय मीन्स की प्रोविंशियल जो कोर्ट होते थे उनके लिए लॉज बनाते थे, रूल बनाते थे। इसके बाद एक एक्ट आता है जिसे हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद, जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जानते हैं। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 थी, इनमें और 1781 में आए हुए अमेंडिंग एक्ट में जो भी कमियां रही हैं उनको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए, अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर यह है कि राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यहाँ पर जो राजनैतिक या फिर वाणिज्यिक कार्य थे उन दोनों ही चीज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग कर दिया गया। यहाँ पे दो बॉडीज बनाई गई, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बना था वो तो चल ही रहा था, वो रिप्रेजेंट करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों को, और वाणिज्यिक कार्यों को कौन देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये एक नई बॉडी थी जिसको जो ब्रिटिश क्राउन को इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट करता था, और यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक कार्य थे उनको देखने का काम करता था, उनको ऑब्जर्व करने का काम करता था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया वर्क देखती थी, को रिप्रेजेंट करती थी, वहाँ पे कंपनी का जो क्षेत्र था वह अब ब्रिटिश का क्षेत्र कहा जाने लगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था कि वो राजस्व मामले, सिविल मामले और सैन्य मामलों को सुपरवाइज करने का काम करती थी। भारत में कंपनी के जो अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क थे उन पर पूर्ण कंट्रोल ब्रिटिश सरकार का हो चुका था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर जो भी अफेयर्स हैं, मामले हैं या फिर प्रशासन है, सभी प्रकार से मतलब टोटल बिजनेस पर भी और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी पूरी तरह से अब ब्रिटिश सरकार जो थी उनका कंट्रोल बन चुका था। चलिए अब अगले, इसके बाद एक एक्ट आता है जिसे हम 1786 का एक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए उसको देखते हैं। अब यहाँ देखिए एक्ट, दूसरा एक्ट आ जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, 1786 का एक्ट। इसमें होता क्या है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम से जाना जाता है, ये इनको भारत में अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ये मना कर देते हैं। ये जब मना करते हैं तो इनसे सिफारिश की जाती है कि प्लीज़ आप जो है इंडिया में एज ए गवर्नर जनरल वर्क करिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो इन्होंने दो डिमांड्स रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन दो डिमांड्स के तहत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बने। तो इन्होंने दो डिमांड ये रखा, टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केस, कि भाई वो जो परिषद है उनकी, उसके जो डिसीजंस हैं उनको वो ओवरराइड कर सकते हैं, उनको वो जो है उनकी अवहेलना कर सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। अगर कोई स्पेशल केस आ जाता है, कोई विशेष कार्य आ जाता है या विशेष मामले आते हैं, तो वहाँ पे वो जो है क्या कर सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस एज ए गवर्नर जनरल अपने काउंसिल की द्वारा बनाए गए डिसीजंस या फिर रूल्स को ओवरराइड कर सकते हैं। इसके अलावा इनके जो दूसरे डिमांड्स थे वह यह थे कि ही वुड बी द कमांडर इन चीफ। अब देखिए, जो गवर्नर जनरल होता था वो गवर्नर जनरल होता था, वो मतलब सारे वर्क को तो देखता था, लेकिन जो सेना होती थी उसका कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल नहीं बल्कि कोई और होता था। लेकिन
लॉर्ड कॉर्नवालिस ये पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने यह डिमांड रखी कि भाई या हम जो है स्पेशल केस में काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने का भी अधिकार हमको चाहिए, उसमें कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता, साथ ही साथ मुझे कमांडर और इन चीफ का भी अधिकार पूरा चाहिए। अब ये डिमांड्स इनकी मान ली जाती है और लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भारत में प्रवेश करते हैं। इसके बाद एक और एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ 1793। इस एक्ट में क्या होता है, इस एक्ट में टोटल 5 पॉइंट्स हमने कवर किया है लक्ष्मीकांत सर के बुक से। इसमें है पहला पॉइंट ये है कि सभी गवर्नर जनरल की ओवरराइड पावर को विस्तृत किया गया। भाई जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये डिमांड रखी तो इनकी डिमांड को तो पूरा किया गया, लेकिन उसके बाद जो भी एक्ट्स आए 1793 में, इसमें जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने का जो पावर था उसको एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो है कमांडर इन चीफ का जो पावर था उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस तक ही सीमित है। ये उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ जाएगा, दूसरे के पास चला जाएगा। ठीक है, मीन्स कि सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, इनकी ज़्यादा शक्ति हो जाएगी। इट मीन्स गवर्नर ऑफ बॉम्बे व मद्रास की तुलना में, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनकी तुलना में जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। फिर ये एक्ट यह बताता है कि व्यापारिक एकाधिकार मिल जाना, कि भाई कंपनी का जो व्यापार करने का अधिकार था उसको मोनोपोली थी, बिजनेस मोनोपोली थी, इसको इन्होंने जो है 20 वर्ष के लिए विस्तृत कर दिया कि भाई 20 साल तक 1793 से लेकर 1813 तक आप जो है पूरी तरह से इंडियन मार्केट में अकेले आप काम कर सकते हैं। मतलब इस बीच कोई भी अलग पर्सन जो है ब्रिटेन से जो है भारत आकर के व्यापार नहीं करेगा, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही आकर के यहाँ व्यापार कर सकती है। फोर्थ पॉइंट आता है कि कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट था वो उस पर जो है परिषद के सदस्य नहीं होंगे। मीन्स की जो काउंसिल है गवर्नर जनरल की, वहाँ का कोई सदस्य जो है कमांडर इन चीफ नहीं हो सकता है सेना का। कब तक? जब तक कि उसे चुना नहीं जाए। मतलब कि कोई भी परिषद का, काउंसिल का मेंबर कमांडर इन चीफ नहीं होता है अगर नहीं होगा अगर उसे चुना ना जाए। मान लीजिए अगर उसे चुना नहीं गया है, चुन लिया गया तब तो वो ठीक है, तब वो काउंसिल में भी रह सकता है और कमांडर इन चीफ भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं चुना गया है तो उसे कमांडर इन चीफ रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी स्टाफ हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी स्टाफ हैं, ऐसा बोला गया इस एक्ट के तहत, 1793 के एक्ट के तहत, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी स्टाफ हैं उनका जो पेमेंट है, उनकी जो सैलरी है वो अब इंडियन इकोनॉमी से आएगा या इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। मतलब भारतीय राजस्व के से निकाल करके जो है कंपनी के स्टाफ को पेमेंट की जाएगी, सैलरी दी जाएगी। चलिए आज हम इसी अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं एक्ट ऑफ 1793 के साथ। अब इसके बाद हम अपने नए वीडियो में स्टार्ट करेंगे चार्टर एक्ट 1813। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में मुझे कम से कम 500 लाइक्स चाहिए। एंड प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ या जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने घर में, आपके घर में, आपके आसपास उनके साथ शेयर करिएगा। और वीडियो में के लिए
अदर कोई आपके सुझाव या क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर किसी और अन्य सब्जेक्ट के वीडियो सीरीज को अगर स्टार्ट करवाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कोई और भी टॉपिक्स पर जो है वीडियोस बनाई जाएं कि पॉइंट टॉपिक वाइज कवर अप किया जाए, जैसे हिस्ट्री हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया या कोई और सब्जेक्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अपने लोगों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।